नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इस चैप्टर का 10वां क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, श्री मोहन जयपुर में आयकर अधिकारी है। इनके 2 आवासीय मकान हैं। प्रथम मकान दिल्ली में स्थित है। इस मकान का निर्माण 1 जुलाई 2012 को प्रारंभ हुआ तथा यह 31 दिसंबर 2015 को बनकर पूरा हुआ। इस मकान के निर्माण के लिए इन्होंने 1 जनवरी 2013 को इलाहाबाद बैंक से 1 लाख रुपए का 12% प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर ऋण लिया। इनके 2 मकान हैं। दो मकानों में से पहले मकान का जो निर्माण कार्य है वो 31 दिसंबर 2015 को पूरा हुआ है और इस मकान के लिए इन्होंने 1 जनवरी 2013 को इलाहाबाद बैंक से 1 लाख रुपए का ऋण 12% ब्याज दर पर लिया है। ऋण का पुनर्भुगतान 30 जून 2019 को कर दिया गया। जो गत वर्ष 2019-20 है उसमें 30 जून 2019 को इन्होंने इस ऋण का पुनर्भुगतान कर दिया। उन्होंने यह मकान एक कंपनी को कार्यालय के लिए 4,000 रुपये प्रतिमाह किराए पर उठा रखा है और जो पहला मकान है उस मकान को उन्होंने 4,000 रुपये प्रतिमाह किराए पर उठा रखा है। द्वितीय मकान जयपुर में स्थित है। इसका निर्माण 1 मार्च 2019 को पूरा हुआ और 1 जून 2019 से वे स्वयं इसमें रह रहे हैं। दूसरे मकान का निर्माण जो है 1 मार्च 2019 को पूरा हुआ था और 1 जून 2019 से वे स्वयं इसमें रह रहे हैं, यानी कि जून से वे स्वयं रह रहे हैं। मार्च 2019 में मकान का निर्माण कार्य पूरा हो गया था तो गत वर्ष 2019-20 में अप्रैल मई 2 महीने ये मकान खाली रहा। उसके बाद जून से इन्होंने रहना शुरू कर दिया। इसके निर्माण के लिए इन्होंने 1 अगस्त 2017 को 60,000 रुपये का ऋण 12% वार्षिक ब्याज पर लिया है और दूसरे मकान के निर्माण के लिए 1 अगस्त 2017 को 60,000 रुपये का ऋण लिया है 12% ब्याज पर। दोनों मकानों से संबंधित अन्य विवरण निम्नलिखित है। प्रथम मकान का नगरपालिका मूल्य है 24,000 रुपये। दूसरे मकान का नगरपालिका मूल्य है 18,000 रुपये। प्रथम मकान के संबंध में नगरपालिका कर चुकाए हैं 10%, यानी नगरपालिका मूल्य का 10%। दूसरे मकान के संबंध में नगरपालिका कर चुकाए हैं 6.25%, नगरपालिका मूल्य का 6.25% नगरपालिका कर चुकाए हैं। मरम्मत व्यय, अग्नि बीमा प्रीमियम, ये सब मकान संपत्ति से आय की गणना करते समय इनको जो है नहीं घटाया जाता, शामिल नहीं किया जाता। ऋण का ब्याज है 3,000 रुपये प्रथम मकान के संबंध में और दूसरे मकान के संबंध में है 7,200 रुपये। श्री मोहन का स्थानांतरण 1 दिसंबर 2019 को उदयपुर हो गया, जहां वे 400 रुपये प्रतिमाह के किराए के मकान में रहते थे। तो ये जयपुर में आयकर अधिकारी हैं। उनका एक दिल्ली में मकान है जिसको तो इन्होंने किराए पर उठा रखा है 4,000 रुपये प्रतिमाह के हिसाब से। दूसरे मकान जो जयपुर में स्थित है ये खुद रहने लग गए थे 1 जून 2019 से, लेकिन इनका स्थानांतरण 1 दिसंबर 2019 को उदयपुर हो गया, जहां वहां इन्होंने एक किराए का मकान लेके रहने लग गए और उसी दिन से जो जयपुर में इनका मकान था जिसमें स्वयं रहते थे उस मकान को उन्होंने उसी दिन यानी 1 दिसंबर 2019 को ही 2,500 रुपये प्रतिमाह से किराए पर उठा दिया गया है। तो जिस मकान में करदाता स्वयं निवास करता है उस मकान को अगर गत वर्ष के किसी भाग के लिए किराए पर उठा दिया जाता है तो उस मकान की आय की गणना भी किराए पर उठाए गए मकान के समान ही की जाती है। तो दूसरे मकान से आय की गणना भी किराए के मकान की आय की गणना के समान ही की जाएगी। श्री मोहन की कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए मकान संपत्ति से आय की गणना कीजिए। तो 2020-21 कर निर्धारण वर्ष के लिए मकान संपत्ति की आय की गणना करनी है श्री मोहन की। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम from house property of Shri Mohan for the assessment year 2020-21। दो मकान है, हाउस फर्स्ट, हाउस सेकंड। दूसरे मकान में वे स्वयं रहते थे लेकिन इसको किराए पर उठा दिया गत वर्ष में 4 महीने के लिए, दिसंबर से मार्च तक। इसलिए दूसरे मकान की गणना भी किराए पर उठाए गए मकान की गणना से आय की गणना के समान ही की जाएगी। पर्टिकुलर्स
म्युनिसिपल वैल्यू, पहला है म्युनिसिपल वैल्यू बीइंग एक्सपेक्टेड रेंट, और कुछ भी नहीं दिया गया है क्वेश्चन में, तो म्युनिसिपल वैल्यू ही जो है अपेक्षित किराया मानी जाएगी। म्युनिसिपल वैल्यूएशन 24,000 और 18,000 है। पहले मकान की है 24,000, दूसरे मकान की है 18,000 रुपये। रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, तो रेंट रिसीव और रिसीवेबल में से एक तो अनरियलाइज रेंट घटाया जाता है, एक्सक्लूडिंग, मतलब एक्सक्लूड कर दिया जाता है अनरियलाइज्ड रेंट को, और दूसरा रेंट फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड पीरियड। जो सेल्फ ऑक्यूपाइड पीरियड है, करदाता जितने अवधि के लिए, जितने महीने स्वयं रहा है, उस अवधि का किराया भी रेंट रिसीवेबल और रिसीव्ड में सम्मिलित नहीं किया जाता। तो रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल में एक तो नए वसूल हुआ किराया घटा दिया जाता है, और दूसरा स्वयं की रहने की अवधि का किराया भी शामिल नहीं किया जाता। तो पहले मकान के संबंध में कोई अनरियलाइज रेंट नहीं है, पहले मकान को 4,000 रुपये प्रति माह किराए पर उठाया गया है, तो रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल होगा 48,000 रुपये। 4,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से 12 महीने का 48,000 रुपये रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल होगा। दूसरे मकान के संबंध में, दूसरे मकान में जो करदाता है वो 1 जून 2019 से उसने रहना शुरू कर दिया था, गत वर्ष 2019-20 में। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 6 महीने वो रहा है, और 1 दिसंबर से वो उदयपुर चला गया था स्थानांतरण के कारण। तो गत वर्ष में 6 महीने करदाता ने जो दूसरे मकान में निवास किया है, तो 6 महीने का जो है हम रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल सेल्फ ऑक्यूपाइड पीरियड का मानेंगे। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड पीरियड 6 महीने है, तो 6 महीने का किराया हम रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल में शामिल नहीं करेंगे, बाकी शेष 6 महीने का किराया हम रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल की गणना में शामिल करेंगे। तो इसको किराए पर उठाया है 2,500 रुपये प्रति माह। तो 2,500 रुपये प्रति माह, तो 6 महीने का हो जाएगा, 2,500 को 6 से मल्टीप्लाई कर लिया, 15,000 रुपये। अगर कोई मकान खाली रहता है गत वर्ष में, जिस मकान को किराए पर उठाया वो मकान अगर गत वर्ष में खाली रहता है, तो रेंट फॉर वैकेंसी पीरियड, खाली रहने की अवधि के संबंध में जो किराया है उसका समायोजन हम बाद में ग्रॉस एनुअल वैल्यू की गणना करते समय करते हैं, न कि रेंट रिसीवेबल और रिसीव्ड में के समय करते हैं। तो हालांकि दूसरा मकान 2 महीने खाली रहा है, अप्रैल और मई, करदाता ने जून 2019 से रहना शुरू किया है, तो गत वर्ष 2019-20 में अप्रैल और मई 2 महीने दूसरा मकान खाली रहा है। तो ये जो वैकेंसी पीरियड है, ये जो वैकेंट रहा है मकान 2 महीने, इस अवधि के किराए का समायोजन हम बाद में करेंगे। तो रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल में केवल अनरियलाइज रेंट घटाया जाता है, और जब करदाता स्वयं रहता है उस मकान में, उस अवधि का किराया भी जो है शामिल नहीं किया जाता। इन दोनों में से जो अधिक होगा वो हो जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू विच एवर, ये ग्रॉस एनुअल वैल्यू इन दोनों में से पहले जो राशि ज़्यादा है वो ली जाएगी, क्योंकि इसमें दूसरे मकान के संबंध में हमको जो है एडजस्टमेंट फॉर रेंट ऑफ वैकेंसी पीरियड करना है, खाली रहने की अवधि का जो किराए का समायोजन करना है, इसलिए ग्रॉस एनुअल वैल्यू अभी ज्ञात नहीं होगी। अभी केवल इन दोनों में से जो राशि अधिक है वो ले ली जाएगी, विच एवर इज हायर, ए और बी। तो पहले मकान के संबंध में 48,000 रुपये ज़्यादा है, और दूसरे मकान के संबंध में दूसरे मकान का नगर पालिका मूल्य 18,000 रुपये ज़्यादा है। अब इसमें से एडजस्टमेंट किया जाएगा, एडजस्टमेंट फॉर रेंट ऑफ वैकेंसी पीरियड। अगर मकान गत वर्ष में खाली रहा है तो उस खाली रहने की अवधि के किराए का समायोजन किया जाता है। तो पहला मकान पूरे 12 माह के लिए किराए पर उठाया गया, दूसरा मकान 2 माह खाली रहा था, तो 2,500 रुपये प्रति माह के हिसाब से 5,000 रुपया खाली रहने की अवधि का किराया बनता है, तो उसको घटा दिया जाएगा। अब ये जो अमाउंट आएगा ये आएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू।
पहले मकान की ग्रॉस एनुअल वैल्यू है 48,000, दूसरे मकान की ग्रॉस एनुअल वैल्यू है 13,000 रुपये। ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से म्युनिसिपल टैक्सेस घटा दिए जाएंगे। म्युनिसिपल टैक्सेस पहले मकान का है 10% नगर पालिका मूल्य का 2400 रुपये, और दूसरे मकान का है नगर पालिका मूल्य का 6.25%, नगर पालिका मूल्य का 18,000 का 6.25% है 1125 रुपये। नगर पालिका मूल्य घटा देने, नगर पालिका कर घटा देने के बाद ये आ जाता है मकान का वार्षिक मूल्य। 48,000 में से 2400 नगर पालिका कर घटाया तो पहले मकान की एनुअल वैल्यू है 45,600 और दूसरे मकान की एनुअल वैल्यू होगी 13,000 माइनस 1125, 11,875 रुपये। एनुअल वैल्यू में से डिडक्शंस दी जाएंगी। पहला दिया जाएगा स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन @30% ऑफ AV, एनुअल वैल्यू का 30%, 45,600 का 30% होगा 13,680 रुपये, और 11,875 दूसरे मकान की एनुअल वैल्यू है, उसका 30% होगा 3,562 रुपये, 3,562 रुपये। दूसरी कटौती दी जाएगी इंटरेस्ट ऑन लोन की। किराए पर उठाए गए मकान को खरीदने, उसको बनवाने, उसकी मरम्मत या नवीनीकरण के लिए अगर कोई ऋण लिया जाता है और उस ऋण पर अगर ब्याज चुकाया जाता है तो उस ब्याज, चुकाए गए ब्याज की कटौती के संबंध में कोई अधिकतम सीमा नहीं है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन दोनों मकान किराए पर उठाए गए हैं। अब जो ऋण पर जो ब्याज दिया गया है उस ब्याज को हम दो श्रेणियों में यहां पर बांटेंगे। प्रथम मकान के संबंध में लिए गए ऋण पर देय ब्याज की गणना। मकान बनने से पहले अगर ऋण लिया जाता है तो मकान बनने से, तैयार होने से पूर्व की अवधि का ऋण पर जो ब्याज है वो पूंजीगत ब्याज कहलाता है, और मकान बनने के बाद ऋण पर जो ब्याज चुकाया जाता है या देय होता है वो आयगत ब्याज कहलाता है। तो जिस गत वर्ष में मकान बनकर तैयार हुआ है उस गत वर्ष से पूर्व की अवधि का जो भी ब्याज है वो ब्याज पूंजीगत ब्याज कहलाता है। तो पूंजीगत ब्याज क्या होता है? जिस गत वर्ष में मकान बनकर तैयार हुआ उस गत वर्ष, मकान बनकर तैयार होने की तिथि से नहीं, जिस गत वर्ष में मकान बनकर तैयार होता है उस गत वर्ष से पूर्व की अवधि का ब्याज पूंजीगत ब्याज कहलाता है। तो यहां पर इस क्वेश्चन में पूंजीगत ब्याज क्या होगा? पहला मकान है, पहले मकान के लिए जो ऋण लिया था पहले मकान के लिए वो लिया था 1 जनवरी 2013 को, और मकान बनकर तैयार हुआ है 31 दिसंबर 2015 को। ऋण लिया है 1 जनवरी 2013 से, ऋण लिया 1 जनवरी 2013 को प्रथम मकान के संबंध में, और जो मकान है वो मकान बनकर तैयार हुआ है दिसंबर 2015 में। तो जिस गत वर्ष में मकान बनकर तैयार होता है 2015 दिसंबर में मकान बनकर तैयार हुआ है, यानी कि 2015-16 में मकान बनकर तैयार हुआ है। 2015-16 का मतलब हुआ कि 1 अप्रैल 2015 जिस गत वर्ष में मकान बनकर तैयार हुआ है उस गत वर्ष से पूर्व की अवधि का, यानी कि 1 अप्रैल 2015 से गत वर्ष शुरू हो जाता है तो उस गत वर्ष से पूर्व की अवधि का। तो 1 अप्रैल 2015 से पूर्व की अवधि हुई 1 जनवरी 2013 से लेकर 31 मार्च 2015 तक का ब्याज।
पहले मकान के संबंध में जो ऋण लिया है उस ऋण पर जो ब्याज चुकाया गया है उसमें से पूंजीगत ब्याज कौन सी अवधि का होगा? ऋण लेने की अवधि से लेकर जिस गत वर्ष में मकान बनकर तैयार हुआ है उस गत वर्ष से पूर्व का ब्याज। प्रथम मकान बनकर तैयार हुआ दिसंबर 2015 में, तो गत वर्ष है 2015-16, तो 1 अप्रैल 2015 के पहले का जो भी ब्याज है वो पूरा का पूरा ब्याज पूंजीगत ब्याज कहलाएगा। यानी 31 मार्च 2015 तक का ब्याज पूंजीगत ब्याज होगा। तो 1 जनवरी 2013 से 31 मार्च 2015 तक का ब्याज पूंजीगत ब्याज कहलाएगा। ऋण लिया है पहले मकान के संबंध में 1 लाख रुपए का ऋण लिया है, 1 लाख रुपए का ऋण लिया है और 1 लाख रुपए के ऋण पर 12% वार्षिक दर से ब्याज का भुगतान किया जाता है। 1 जनवरी 2013 से 31 मार्च 2015 होते हैं 27 महीने। 2013 पूरा 1 वर्ष 12 महीने का, 2014 पूरा 1 वर्ष 12 महीने का यानी 24 महीने, और मार्च के 3 महीने जनवरी फरवरी मार्च 27 महीने। तो 27 महीने का ब्याज है, 27/12 कर देंगे। तो पूंजीगत ब्याज हो रहा है 1 लाख पर 12% के हिसाब से 12,000, 12 महीने का तो 27 महीने का हुआ 27,000। अब जो पूंजीगत ब्याज है, पूंजीगत ब्याज की कटौती जिस गत वर्ष में मकान बनकर तैयार होता है उस गत वर्ष से प्रारंभ करते हुए 5 समान किस्तों में कटौती दी जाएगी। तो मकान संपत्ति की आय में से पूंजीगत ब्याज की कटौती 5 समान किस्तों में दी जाएगी। प्रत्येक वर्ष जो है 5 समान किस्तों में कटौती दी जाएगी। और कटौती कब से प्रारंभ की जाएगी? जिस गत वर्ष में मकान बनकर तैयार होता है उस गत वर्ष से प्रारंभ करते हुए, जिस गत वर्ष में मकान बनकर तैयार होता है उस गत वर्ष से प्रारंभ करते हुए। तो प्रथम मकान बनकर तैयार हुआ है 2015-16 में, दिसंबर 2015 में, यानी कि गत वर्ष है 2015-16। तो पूंजीगत ब्याज की कटौती हमने 2015-16 से देना प्रारंभ कर दिया था प्रथम मकान के संबंध में। तो 2015-16 से प्रारंभ करते हुए 2015-16 पहला वर्ष, 16-17 दूसरा वर्ष, 17-18 तीसरा वर्ष, और 18-19 चौथा वर्ष, और 19-20 है 5वां वर्ष। जिस गत वर्ष की आय की गणना हम कर रहे हैं वो है 2019-20। और 2019-20 इस 27,000 के पूंजीगत ब्याज के लिए जो 5 समान किस्तों में कटौती दी जाएगी, उस 5 समान किस्तों की 5वीं किस्त की कटौती दी जाएगी इस वर्ष 2019-20 में। तो इस साल 2019-20 में प्रथम मकान की आय में से, प्रथम मकान संपत्ति की आय में से जो है पूंजीगत ब्याज की कटौती भी दी जाएगी। तो पूंजीगत ब्याज की कटौती 27,000 का 1/5 भाग। तो 27,000 का 1/5 भाग, 27,000 का 1/5 भाग होता है 5,400। और आयगत ब्याज की कटौती प्रथम मकान के संबंध में जो ऋण लिया था उसका भुगतान कर दिया गया था, पुनर्भुगतान कर दिया गया था 30 जून 2019 को। तो गत वर्ष 2019-20 में अप्रैल, मई और जून केवल 3 महीने का ब्याज ही आयगत ब्याज होगा, क्योंकि 30 जून 2019 को ऋण का पुनर्भुगतान कर दिया गया था, ऋण चुका दिया गया था। तो गत वर्ष में केवल 3 महीने का ब्याज ही जो है 1 लाख रुपए पर चार्ज किया गया। 1 लाख रुपए का 12% 3 महीने का, तो ये होता है 3,000 रुपये 3 महीने का। 8,400 रुपये जो है प्रथम मकान के संबंध में ब्याज की कटौती दी जाएगी। अब दूसरे मकान के संबंध में बात की जाए। अब पूंजीगत ब्याज की कटौती कैसे दी जाती है ये बात हमने समझ ली है। तो दूसरे मकान के संबंध में, दूसरे मकान के संबंध में पूंजीगत ब्याज कब से कब तक होगा? देखिए, जो दूसरा मकान है, दूसरा मकान
जो है 1 मार्च 2019 को पूरा हुआ, इसका निर्माण 1 मार्च 2019 को पूरा हुआ है, यानी कि गत वर्ष 2018-19 दूसरे मकान का निर्माण हुआ है 1 मार्च 2019 को। तो 1 मार्च 2019 यानी गत वर्ष 2018-19 में इस मकान का निर्माण हो चुका है और दूसरे मकान के संबंध में ऋण लिया था 1 अगस्त 2017 को। तो दूसरे मकान के लिए पूंजीगत ब्याज की गणना की जाएगी 1 अगस्त 2017 से 31 मार्च 2018 तक। जिस गत वर्ष में मकान बनकर तैयार होता है उस गत वर्ष से पूर्व की अवधि का ब्याज पूंजीगत ब्याज होता है। तो 1 मार्च 2019 यानी 2018-19, तो 2018-19 से पूर्व की अवधि का ब्याज पूंजीगत ब्याज होगा। तो 2018-19 से पूर्व होता है 31 मार्च 2018। 1 अप्रैल 2018 से 18-19 प्रारंभ हो जाता है, तो 31 मार्च 2018 तक 18-19 की पूर्व की अवधि है। तो जब से ऋण लिया है, जिस दिन ऋण लिया है उस दिन से लेकर 31 मार्च 2018 तक का ब्याज पूंजीगत ब्याज होगा दूसरे मकान के संबंध में। तो 1 अगस्त 2017 से 31 मार्च 2018 तक का ब्याज होगा पूंजीगत ब्याज। तो 17 के अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 5 महीने 2017 के और 3 महीने 2018 के, यानी 8 महीने का ब्याज पूंजीगत ब्याज होगा। तो पूंजीगत ब्याज होगा 60,000 रुपये का ऋण लिया है 12% की दर से और 8 महीने का ब्याज ज्ञात किया जाएगा। तो 60,000 का 12% होता है 7200 12 महीने का है तो 8 महीने का होगा 4,800। और आयगत ब्याज, अच्छा इस ऋण का पुनर्भुगतान नहीं किया गया है तो 60,000 रुपये का पूरा 12 महीने का ब्याज लगेगा गत वर्ष 2019-20 में 12% के हिसाब से 7,200 रुपये। तो ये होता है, जो पूंजीगत ब्याज है उसकी कटौती 5 किस्तों में दी जाएगी जिस गत वर्ष में मकान बनकर तैयार हुआ है। तो 2018-19 में मकान बनकर तैयार हुआ है तो 18-19, 19-20 में दूसरी किस्त की कटौती दी जाएगी। जो दूसरे मकान से संबंधित जो पूंजीगत ब्याज है 4800 रुपये का, जो 4800 रुपये का पूंजीगत ब्याज है उस 4800 रुपये की कटौती 5 किस्तों में दी जाएगी, ना कि एक साथ। 4800 रुपये आ रहा है और इस 4800 का 1/5 5 किस्तों में कटौती दी जाएगी जिस गत वर्ष में मकान बनकर तैयार हो रहा है उस गत वर्ष से प्रारंभ करते हुए। तो मकान तैयार हुआ है 2018-19 में तो पहली किस्त की कटौती दी जाएगी 2018-19 में। 2019-20 में जो है दूसरे मकान का जो पूंजीगत ब्याज है उसकी दूसरी किस्त की कटौती दी जाएगी। तो 4,800 का 1/5 होता है 960 रुपये। तो 7,200 प्लस 960 रुपये होता है 8,160 रुपये। तो दूसरे मकान के संबंध में ब्याज की कटौती दी जाएगी 8,160 रुपये की। तो पहले मकान का एनुअल वैल्यू है 45,600 जिसमें से 13,680 स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दिया जाएगा, 8,400 ब्याज की कटौती दे दी जाएगी। तो पहले मकान संपत्ति से जो कर योग्य आय है, टैक्सेबल इनकम है, वो है 23,520 और दूसरे मकान संपत्ति से कर योग्य आय होगी 11,875 माइनस 3,562 माइनस 8,160, 153 रुपये दूसरी मकान संपत्ति से जो है कर योग्य आय है। तो आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में हमने जो भी क्वेश्चन सॉल्व किया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।